अक्टूबर फर्स्ट वीक से हम लोगों ने काम प्रारंभ किया। घाटों की संख्या में बढ़ोतरी, उनकी लंबाई में भी बढ़ोतरी की गई थी। सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ा था। 4000 हेक्टेयर में फैले इस मेले को हम लोगों ने प्रशासनिक प्रबंधन के दृष्टिकोण से 25 सेक्टरों में विभक्त किया था और 30 पॉन्टून पुल गंगा जी और यमुना जी पे और संगम के आगे आवागमन के लिए बनाए थे। शेष दिवसों में जो हमारे विशिष्ट अतिथि आए, जैसे माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर संगम में स्नान किया, जिससे कि आम जो मेला है उसको किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त जो निजी वाहन से लोग आ रहे थे उनके लिए हम लोगों ने समुचित पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की थी। 80 के आसपास हम लोगों ने काउ टावर्स लगाए यहाँ पर सैलॉन व्हील्स, जिससे कि नेटवर्क जो है वो सुदृढ़ रहे। इसके अतिरिक्त डिजिटल माध्यम का प्रयोग से काफ़ी सी सहूलियत हुई। लोगों को जो पर्ची थी वो ऑनलाइन जारी हुई। फोर्स का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया। ICCC में बैठ के AI कैमरे से फीड करके देखा गया, फिर जाकर इस मेले के कुशल प्रबंधन हुआ। UPSC prelims is not the game of knowledge, but it is the game of right strategy with immense practice. With unpredictable nature of current affairs and tricky elimination-based questions, only smart strategy can help you book your seat in the prelims 2025. Therefore, UPSC Guide brings to you Pariksha. That is a test series designed by the toppers with 52 sectional as well as comprehensive tests, with detailed video analysis and a personal mentor. Visit the website or you can call the contact number given below. नमस्कार, मैं विवेक चतुर्वेदी, ADM कुंभ मेला यहाँ पर प्रयागराज मेला अथॉरिटी में मैं महाकुंभ 2025 के लिए अपर मेला अधिकारी के रूप में यहाँ पदस्थ हूँ। मेला जो है जब अगस्त में, यूजुअली अगस्त में जब बाढ़ का पानी वापस हो जाता है गंगा जी और यमुना जी का, तो उसके बाद हम लोग को जो उपलब्ध भूभाग होता है, कैचमेंट एरिया जो उनका होता है, उस पर हम लोग मेले की बसावट का कार्य प्रारंभ करते हैं। इस बार महाकुंभ 2025 के लिए जब जो वाटर था वो करीब सितंबर लास्ट तक यहाँ पर रहा और सितंबर लास्ट में रिसीड हुआ। उसके बाद अक्टूबर फर्स्ट वीक से हम लोगों ने काम प्रारंभ किया, जिसमें सर्वप्रथम इसकी लेवलिंग का कार्य प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त जो सभी और डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपना अपना काम इस पर किया। इसके लिए काफ़ी बृहद इंतजाम किए थे। जैसे मेले के जो इंटरनल व्यवस्था है हमारी, उसमें हम लोगों ने जो सड़कें मेले की थी उनको ऑलमोस्ट डबल कराया था, उनकी कैपेसिटी को। घाटों की संख्या में बढ़ोतरी, उनकी लंबाई में भी बढ़ोतरी की गई थी। सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ा था। 4000 हेक्टेयर में फैले इस मेले को हम लोगों ने प्रशासनिक प्रबंधन के दृष्टिकोण से 25 सेक्टरों में विभक्त किया था और 30 पॉन्टून पुल गंगा जी और यमुना जी पे और संगम के आगे आवागमन के लिए बनाए थे। और एक निश्चित स्कीम थी कि किस मार्ग से आना है, किस मार्ग से जाना है, ये सेट था। इसके अतिरिक्त जोनल स्कीम लागू हुई थी कि जोनल स्कीम इंश्योर कराएंगे कि भीड़ को उनके संबंधित घाटों पर ही नहलाया जाएगा। और नॉन कोइंसाइडिंग प्रिंसिपल्स और सामान्य स्कीम्स, कंटिजेंसी स्कीम्स, इन सबका समावेश करके मल्टीपल राउंड रिहर्सल हुआ। फोर्स का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया। ICCC में बैठ के AI कैमरे से फीड करके देखा गया क्या क्या संभावना है। तो उस हिसाब से संपूर्ण एक इंटीग्रेटेड सेंटर की तरह से इसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, रेलवेज, सिटी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सबका कोऑर्डिनेशन हुआ, फिर जाकर इस मेले के कुशल प्रबंधन हो सका। इसमें मैंने आपसे बताया था ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी की एक विस्तृत कई राउंड मल्टीपल बैठक हुई, जिनमें हम लोगों ने ट्रैफिक प्लान को फाइनलाइज किया था कि कैसे भीड़ आएगी और सामान्य परिस्थितियों में उसका नियंत्रण क्या होगा, आपातकाल की स्थिति में क्या नियंत्रण करेंगे। तो उसमें कई कंटिजेंसी स्कीम्स भी थी कि हम लोग जैसे भीड़ बढ़ रही है तो कहाँ से डाइवर्जन करेंगे, पब्लिक को कहाँ डाइवर्ट करके कहाँ लगाएं, ताकि और कैसे इवैक्यूएशन तेज़ी से कराएंगे, और घाटों पे ज़्यादा से ज़्यादा जो भीड़ है उसको नहला करके कैसे इवैक्यूएट कराएंगे। ये सारी चीज़ें कंटीजेंसी प्लान और ट्रैफिक प्लान का हिस्सा थी। मैंने बताया था आपको कि 2700 करीब कैमरे संपूर्ण मेला क्षेत्र में लगाए गए थे, जिसमें प्रमुख जो जगह थी जो लीड करती थी यहाँ पर, उसमें 500 से ऊपर कैमरे ऐसे थे जो AI इनेबल्ड थे, जिससे हम लोग क्राउड एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस कर पा रहे थे। और वो सभी इंटीग्रेटेड, उसका लाइव फीड 24/7 ICCC में रहता था, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में। उसमें सभी विभागों के एक वरिष्ठ अधिकारी बैठते थे, जो भी डिसीजन होता था तत्काल उसको रेडियो कम्युनिकेशन सेट से या अन्य संचार के माध्यमों से तत्काल कम्युनिकेट करके अपनी स्कीम्स, जैसे कोई स्कीम्स लगानी हो या यहाँ पर दबाव भीड़ का बढ़ रहा हो तो दूसरी स्कीम इंप्लीमेंट करनी है तो उसको कम्युनिकेट करके प्रॉपर इंप्लीमेंट कराया जाता। सभी का एक इंटीग्रेटेड, ये एक टीम वर्क था। मेन पुलिस होती है जो ग्राउंड पे रहती है, उसके साथ मजिस्ट्रेट्स भी तैनात रहते हैं। तो सभी का एक इंटीग्रेटेड रोल है भीड़ नियंत्रण में, चाहे वो हमारा
हॉस्पिटल चाहे हमारे चिकित्सा विंग हो, चाहे एम्बुलेंसेस का आना जाना हो, चाहे ग्रीन रोड का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाना हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, तो सभी उसमें भीड़ प्रबंधन में सभी इम्पोर्टेंट घटक होते हैं। उसमें कुछ विभाग एक प्राइमरी रोल में रहते हैं, कुछ सेकेंडरी में, लेकिन सभी का एक इंटीग्रेटेड रोल रहता है उसमें। मैंने आपसे बताया था कि पहले भी बताया कि नॉन कोइंसाइडिंग हमारा प्रिंसिपल रहा है। इसके अलावा AICCC में बैठ के हम लोग डेंसिटी उसको देख रहे थे, क्राउड कहाँ पर ज़्यादा है तो उसको डाइवर्जन स्कीम्स लगा दें। इसके अतिरिक्त सर्कुलेटिंग एरिया व्यापार था, सभी लोगों से पब्लिक एड्रेस सिस्टम और साइनेजेस के माध्यम से उन्हें व्यापक प्रचार प्रसार किया हुआ, आप स्नान करके घाट को जल्दी और अन्य लोगों के लिए खाली करें। पुलिस के जवान फिजिकली भी वहाँ मौके पर मौजूद थे, सिटिल विशल और निवेदन लाउड हेलर के माध्यम से किया गया। इसके अतिरिक्त ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ था आपातकाल के लिए, अगर कोई भी है जैसे एम्बुलेंसेस का आना जाना है या कई अन्य भी चीजें थे, उसकी सभी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया। अखाड़ों का एक परंपरागत रूट होता है। महाकुंभ और कुंभ में अखाड़े के वैभव को देखने के लिए संपूर्ण विश्व से लोग आते हैं, तो उनका एक डेडिकेटेड पाथवे होता है। झूसी की तरफ त्रिवेणी रोड पे सभी अखाड़े उत्तरी और दक्षिणी पटरी पर बसे हुए थे। इनका एक क्रम होता है और इनका एक डेडिकेटेड रूट होता है, किस रूट से जाएंगे। जैसे त्रिवेणी मार्ग से चल के पॉइंट नंबर 7 नंबर पुल से ये पूर्वी छोर से क्रॉस करके पश्चिमी छोर पर आते हैं। वहाँ पर एक अखाड़ा मार्ग रहता है जो संगम को जाता है। वहाँ पर एक निश्चित अखाड़ा पार्किंग भी रहती है, जिसमें आपने ये रथ और इत्यादि खड़ा करके फिर स्नान करने जाते हैं। और इनके वापसी का भी एक डेडिकेटेड पाथ रहता है, तो वो एक क्लोज सर्किट पाथ रहता है इनका, जिसपे अखाड़े चलते हैं। अमृत स्नान का जो रहता है उसमें ये प्री डिसाइडेड रहता है। सभी अखाड़ों का एक निश्चित समय निश्चित रहता है और उनका एक क्रम है वो भी निश्चित है, कोई भी क्रम से व्यतिक्रम नहीं कर सकता। और ये परंपरा से चलता है, जो भी अखाड़ा पहले निकलेगा फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, तो उनके क्रम में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस का एक दस्ता रहता है जो बाकायदा उनको बॉक्स फॉर्मेशन में अखाड़ों को ले जाता है और उनके निश्चित जो डेडिकेटेड रूट है उसी से अखाड़े जाते हैं और स्नान करके उसी रूट से वापस आके उनके वापस अपने अखाड़े की जो छावनी है उसमें प्रवेश करते हैं। देखिए, प्रमुख जो स्नान दिवस होते हैं उसमें VIP का आना प्रतिबंधित रहता है। उसमें एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी रहती है कि प्रमुख स्नान दिवसों में कोई भी विशिष्ट महानुभाव यहाँ नहीं आते हैं, और इस बार भी कोई प्रमुख स्नान दिवसों में विशिष्ट महानुभाव नहीं आए। यदि आते भी हैं तो वो अपने नॉर्मल जैसे आम श्रद्धालु स्नान करते हैं वैसे उन्होंने भी स्नान किया। शेष दिवसों में जो हमारे विशिष्ट अतिथि आए, जैसे माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल, प्रधानमंत्री जी, जो भी अन्य विशिष्ट महानुभाव सभी आए, उन्होंने अरैल, जहाँ से आम पब्लिक को कम से कम परेशानी हो सके, ऐसा उन्होंने किया। अरैल के DPS पे वो लोग उतरे और वहाँ से VIP जेट्टी से उन्होंने यहाँ पर संगम में स्नान किया, जिससे कि आम जो मेला है उसको किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं हुआ। मेन मैंने आपसे बताया ये अंतर जो विभागीय समन्वय है वो प्लस संवाद। जैसे कोई अखाड़ों में भी अगर कोई बात है तो निरंतर संवाद होता रहता है, और महात्मा जो संत महात्मा गण हैं उनका हम लोग आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही कोई कार्य होता है। सभी विभागों के लिए कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम एक अच्छा माध्यम रहा है, तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और संवाद निरंतर बना रहा, तो ऐसी कोई विशेष स्थिति उत्पन्न नहीं। परिवहन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनी, जिसमें मैंने आपसे बताया था सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी कार्य योजना सम्मिलित की थी। रेलवे ने काफ़ी मैसिव तैयारी की थी, कितनी ट्रेन चलानी है, कहाँ से चलानी है, सभी स्टेशन को सुदृढ़ किया, अपने गैप एनालिसिस को उन्होंने मजबूत किया। इसी तर्ज पे ट्रांसपोर्ट विभाग ने जो प्रदेश का है उन्होंने करीब 7000 बसेज यहाँ पर चलाई। 3 स्थानों पे हम लोगों ने अस्थायी बस अड्डे बनाए, जिसमें निरंतर 24/7 जो 24/7 बसों की उपलब्धता रही। इसके अतिरिक्त जो निजी वाहन से लोग आ रहे थे उनके लिए हम लोगों ने समुचित पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की थी, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो सके और सुगमता से वो अपने स्नान के लिए आ सके। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जैसे अब हर पहलू में आप देखेंगे तो एक तो नेटवर्क की स्ट्रेंथनिंग की गई। 80 के आसपास हम लोगों ने काउ टावर्स लगाए यहाँ पर सेल ऑन व्हील्स, जिससे कि नेटवर्क जो है वो सुदृढ़ रहे। इसके अतिरिक्त 25 सेक्टर्स में ये मेला विभक्त था, जिसमें प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट SDM रैंक का अधिकारी तैनात था। उसके अंदर सभी समुचित व्यवस्था, जैसे नायब तहसीलदार, RI, लेखपाल्स, अमीन, ये सभी का एक पूरा तंत्र था। इसके अलावा कुंभ फेलोज भी प्रत्येक सेक्टर में 2-2 तैनात थे, जिससे कि चीज़ों को डेलीगेट करके लोगों को उनके सेक्टर में ही उनकी जो भी सुविधाएं या उनकी जो समस्याएं थी उनको वहीं पर हल करने का प्रयास किया गया। तो इससे लास्ट जो अंतिम छोर पे भी कनेक्टेड आदमी था उससे हम लोग पूरी तरह से कनेक्टेड थे। इसके अतिरिक्त डिजिटल माध्यम का प्रयोग से काफ़ी सहूलियत हुई, लोगों को जो पर्ची थी वो ऑनलाइन जारी हुई। मैनुअल का पर्ची जारी करना, मैनुअल लैंड अलॉटमेंट नहीं हुआ, इसलिए लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली। उसके लिए पावर कॉरपोरेशन ने व्यापक समुचित इंतजाम किए थे।
जिससे कि ये विद्युत आपूर्ति ट्रांसफार्मर के माध्यम से, इसके अलावा सोलर लाइट्स का भी प्रयोग किया गया था। तो ये सब चीज़ें पहले से ही पूर्व निर्धारित जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको किए गए। टेंट सिटी ही नहीं अपितु पूरे मेला क्षेत्र में जो भी संपूर्ण क्षेत्र था, इसमें हम लोगों ने एबीसी कंडक्टर्स यूज़ किए थे। और इसके अलावा ये व्यवस्था की गई थी कि जैसे जैसे घरों में जो होता है फ्यूज़ वो हो जाता है, उसकी जो व्यवस्था होती है, कोई भी विद्युत की अगर ऐसी दिक्कत आए तो मेन सप्लाई लाइन से ही वो कट हो जाए। इस तरह की विद्युत ये सभी कैंपों में सुनिश्चित किया गया था, जिससे फायर का कोई इंसिडेंस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिपोर्टेड नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि इस बार 5 से 6 इंसिडेंट्स फायर के हुए थे, जिसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम सब हर बार से बहुत कम था। 5 मिनट से भी कम में फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियाँ पहुँच गईं। फायर ब्रिगेड के समुचित प्रबंध किए गए थे सभी जगह, जिसमें फायर की गाड़ियाँ, छोटे दमकल की गाड़ियाँ, फायर स्टेशन जगह जगह थे, और वॉच टावर से एक निरंतर लोग देखते थे, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे। तो ये एक बहुत इफेक्टिव मोड रहा। फायर का कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं रहा जिसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि हुई हो। और काबू पाने में भी जो टाइम था, वो रिस्पांस टाइम बहुत हमारा कम था। मिस्ड बाइक का प्रयोग किया गया था जगह जगह, जैसे अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ट्रैफिक हो रहा है ज़्यादा, तो बाइक से भी पहुंच जाते थे। तो फायर के लिए समुचित चाक चौबंद प्रबंध। स्वच्छता के लिए तो काफ़ी व्यापक कार्य योजना थी, जो मैंने जैसा बताया कि 1,50,000 टॉयलेट्स हम लोगों ने बनाए थे। इसमें संस्थागत और कनात और पब्लिक टॉयलेट्स भी थे। इसके अतिरिक्त हर 50 से 60 मीटर पे एक डस्टबिन विद लाइनर बैग्स था। उस लाइनर बैग्स में जो कूड़ा था, उसका डिस्पोजल दिन भर में 2 या 3 बार होता था। टिपर्स में ले जाते थे, छोटे टिपर्स के माध्यम से कॉम्पैक्टर्स में, कॉम्पैक्टर्स से जो हमारा बसवार पे जो वेस्ट डिस्पोजल का प्लांट बना है परमानेंट, उस पे जा करके उसका प्रॉपर हम लोग डिस्पोजल कराते थे। इसके अतिरिक्त 10,000 से ऊपर हम लोगों ने यहाँ सफाई कर्मियों को तैनात किया था। हमारे जो स्वच्छता मित्र थे, उन्होंने 24/7 पूरा दिन रात यहाँ मेहनत करके पूरे संपूर्ण क्षेत्र को स्वच्छ रखा। और उनकी उन्हीं का सबसे प्रथम योगदान रहा है इस मेले को स्वच्छ रखने में। यहाँ पर जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे दुग्ध है, सबसे प्राइमरी है, तो जगह जगह टेंडर के माध्यम से एजेंसीज को आबद्ध किया था। हर सेक्टर्स में दुग्ध की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए वहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए थे। जैसे दूध के लिए स्टॉल्स लगे थे। इसके अतिरिक्त सब्जियों के सब जगह स्टॉल्स थे। वेंडिंग जोन्स बनाए गए थे, जहाँ पर ताज़ी सब्जियों का, ताज़े फलों का उपलब्धता सुनिश्चित की गई। राशन अलग से उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त दुकानें लगी थी, जहाँ पर वेंडिंग जोन में अगर कोई सामग्री खरीदना चाहता है तो वो सिलेंडर की आपूर्ति सभी एजेंसीज द्वारा बहाल की गई थी। वो सप्लाई डिपार्टमेंट ने इसको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट किया। कैंप में अलबत्ता पूछ कर भी सप्लाई का उपलब्धता कराई गई है सिलेंडर्स की। हम लोगों ने ICT बेस्ड मॉनिटरिंग की गई थी। जो QR कोड से जो भी हमारा जो खाद्यान्न था, वो सब ICT बेस्ड मॉनिटर था। QR कोड लगा था, इनेबल्ड था, किसी भी तरह का पिलफरेज उसमें होने की कोई गुंजाइश नहीं। संतों और अखाड़ों से निरंतर संवाद ही एकमात्र चारा होता है, जिसमें हम लोग मेले की शुरुआत से पूर्व से ही सभी अखाड़ों के निरंतर संपर्क में रहते हैं। सभी संत महात्मा जी लोगों के संपर्क में रहते हैं और उनसे बातचीत, निरंतर संवाद स्थापित किए रहते हैं। कोई भी अगर उनकी ज़रूरत होती है तो वो हम लोगों को बताते हैं। हम लोग उसका उपलब्धता के आधार पर हम लोग सभी का जो है निवारण करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का जहाँ तक बात है, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई थी। हम लोगों ने शहर में भी जो हमारे अस्थाई जो स्थायी कैपेसिटी थी, वो शहर के बड़े अस्पताल जैसे मेडिकल कॉलेज को, वहाँ की क्षमता को विस्तृत किया गया, एक्सपेंशन किया गया काफ़ी। इसके अतिरिक्त जो अन्य अस्पताल थे, जैसे बेली हॉस्पिटल, TB सप्रू हॉस्पिटल है, महिला चिकित्सालय है, और टीबी अस्पताल है, और कालविन हॉस्पिटल है, इन सब में बेडों की संख्या, वहाँ पर संभावित अगर कोई स्टैम्पीड, बर्न इंजरी, इन सब से लोग आते हैं तो उसको काफ़ी बढ़ाया गया था। इसके अतिरिक्त जब मेला क्षेत्र जो है हमारा, मेला एरिया में हम लोगों ने 100 बेड का एक सेंट्रल हॉस्पिटल बनाया था, जिसमें आर्मी मिलिट्री हॉस्पिटल ने और आर्मी कैंट ने मिलकर के 10 बेड का ICU यहाँ संचालित किया। फिर 8 सब सेंट्रल हॉस्पिटल बनाए गए थे 30-30 बेड के, जिसमें झूसी की तरफ जो हॉस्पिटल था, उस पर एम्स रायबरेली ने कोलैबोरेशन में अपनी सेवाएँ और ICU दी। इसके अतिरिक्त जो अरैल जोन में हमारा जो हॉस्पिटल था, वहाँ पर यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज ने अपनी सेवाएँ ICU में दी और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम थी। इसके अतिरिक्त FAP फर्स्ट एड पोस्ट थी हमारी, 130 एम्बुलेंसेज तैनात थी राउंड द क्लॉक, और जगह जगह निःशुल्क डॉक्टर्स ने भी, प्रयागराज के डॉक्टर्स ने भी अपनी अपनी सेवाएं दी हैं यहाँ पर। तो स्वास्थ्य सेवाओं का काफ़ी एक विस्तृत सुदृढ़ रूप इस मेले में रहा। ये हमेशा से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहा है। हमारी एक वेक्टर बॉर्न यूनिट होती है, जो वेक्टर बॉर्न जनित रोगों की संभावना होती है, उसके लिए हम लोगों ने, सरकार ने एम्पल बजट दिया है विभाग को, जिससे कि जो लार्वा या
फ्लाइज मॉस्किटोज का जो संभावना होती है, इनको राउंड द क्लॉक छिड़काव किया इन लोगों ने। और एक जो टॉयलेट्स हमारे जो डिसमेंटल होते हैं उसका एक जो एनजीटी ने तय कर रखा है मानक कि किस रूप में ये डिसमेंटल किए जाएंगे, क्या व्यवस्था रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया है। तो इस तरह का कोई भी केस प्रकाश में नहीं आएगा, ऐसा इंश्योर किया गया। मैंने आपको बताया था कि जो भीड़ हम लोगों ने पूर्व में जो प्रबंधन किया था, अपना जो लेआउट बनाया था, उसमें ग्रीन कॉरिडोर जैसे डेडिकेटेड पॉन्टून पुल या ग्रीन कॉरिडोर जिसमें एम्बुलेंसेस का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जा सके, ऐसा इंश्योर किया गया था। इसके अलावा जो भी उनको जो एम्बुलेंसेस थे उनको कम्युनिकेशन सेट, रेडियो सेट से जोड़ा गया था। तो हर आपातकालीन स्थिति के लिए हमारी चिकित्सा सेवाएं तैयार थी। खोया पाया का जो 2019 का पिछला हमारा अनुभव था, उसी को हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए लॉस्ट एंड फाउंड के रूप में हम लोगों ने एक एजेंसी को, प्रोफेशनल एजेंसी को हायर किया था। इन्होंने 10 जगह अपने लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर बनाए थे, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर बिछड़ जाता है अपने परिवार से तो पुलिस के माध्यम से चाहे स्वयं आकर के अपना अनाउंसमेंट भी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंसमेंट भी कराते हैं और उसका एक इलेक्ट्रॉनिकली टिकट जनरेट कराते थे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन के तहत। वहाँ पर जो बच्चे या वृद्ध या महिलाएं जो भी थी, उनके लिए प्रोफेशनल एनजीओज हायर थे जो उनको समुचित कपड़े, उनकी उचित देखभाल भी करते थे जब तक वो अपने परिजनों से न मिल जाएं। भाषणी ऐप का प्रयोग इस पे किया था, जिसमें कोई अगर किसी दूसरी भाषा का है तो वो बोलता था तो वो अपनी जो बोधगम्य हमारी भाषा है उस पर कन्वर्ट होकर हमको मिलता था। एक सफल प्रयोग रहा लॉस्ट एंड फाउंड का। अप्रत्याशित घटनाएं इस तरह का जो भी आती हैं उसके लिए पहले से जो डिजास्टर मैनेजमेंट या हमारी जो स्कीम है, मैंने कहा एक नॉर्मल स्कीम और कंटीजेंसी स्कीम, इसके लिए एक विस्तृत कम्युनिकेशन प्लान बना हुआ था कि कौन एपेक्स पे कौन है, कौन इसको कमांड जनरेट करेगा, कौन आदेश देगा और क्या हायरार्की रहेगी, चेन ऑफ कमांड क्या रहेगा, कैसे फॉलो करना है, कैसे इंप्लीमेंट कराना है। इसकी मल्टीपल राउंड रिहर्सल हुई है और ग्राउंड पे भी इसको रिहर्स किया गया है। तो कम्युनिकेशन जो था वो और हायरार्की की चेन ऑफ कमांड क्या होगी, इसके आदेश कहाँ से निर्गत होगा, कैसे फॉलो करना, ये सब पहले से ही कई बार रिहर्सल और प्रैक्टिस इसकी की गई थी। तो इस तरह से इसको संचालित किया गया। एआई के से काफ़ी हम लोग क्राउड एनालिटिक्स में और क्राउड मैनेजमेंट में काफ़ी सहूलियत मिली। जैसे कहीं भी अगर डेंसिटी बढ़ती थी या कहीं बैरियर ब्रीच हो रहा था तो उससे एआई से अलर्ट जनरेट हो जा रहा था, ICCC में उसको देखा जा सकता था और वो डेंसिटी भी कैलकुलेट कर रहे थे। तो उस हिसाब से ट्रैफिक का डाइवर्जन और मैनेजमेंट किया जाना संभव हो सका। सबसे अप्रत्याशित जो भीड़ थी उसका आना हुआ, जो हम लोग जनरली देखते हैं कि 3 तारीख यानी फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के बाद ये मेला समापन की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि 3 तारीख के बाद सभी प्रमुख अखाड़े वापस होने लगते हैं और कल्पवासी भी माघी पूर्णिमा करके जाने लगते हैं। लेकिन इस बार भीड़ जो है अनवरत 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि तक अनवरत भीड़ का प्रवाह बना रहा। और ये चीज़ एक ऐसी थी जो एक नई थी कि हाँ, इस बार भीड़ 26 फरवरी तक अनवरत आई और काफ़ी मात्रा में भीड़ आई। प्रत्येक दिन करीब 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने यहाँ स्नान किया। तो ये एक मेजर चैलेंज था। अब इसमें एक प्रशासनिक प्रत्यावेदन भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऑब्जर्वेशन अपने दिखा जाएगा। बाकी सबसे प्रमुख है इसकी प्लानिंग और उससे भी बेहतर है इसका इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इन 2 पहलुओं पे काफ़ी जोर देना पड़ेगा। महाकुंभ 2025 पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा समागम सिद्ध हुआ है और इसका कुशल प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट, ये सभी लोगों को जो इससे जुड़े रहे, जो इसमें श्रद्धालु के रूप में आए, जिन्होंने इसको बाहर से देखा, टीवी पे देखा, सभी के लिए एक कुछ न कुछ एक नई सीख के रूप में रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों ने, सभी ने इसका आनंद लिया होगा यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान करके, और जो नहीं भी ले पाए होंगे उन्होंने ये जरूर अनुभूत किया होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा समागम है। तो इससे सभी को लाभ मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।